नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फाइनली जुलाई 2026 का कंप्लीट करंट अफेयर्स हम लोग करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक हम लोगों का रहने वाला है, बिहार स्पेशल के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिकी से क्वेश्चन भर भर के आता है। उसके बाद जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, रिपोर्ट एवं सूचकांक, योजना एवं कार्यक्रम, चर्चित व्यक्ति, जो महत्वपूर्ण नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, उसे देखने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, निधन, पुरस्कार एवं सम्मान, युद्धाभ्यास, महत्वपूर्ण दिवस, खेल और कुछ विविध वाला सेक्शन और कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रहे, आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये जो सीरीज हम आपको करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, प्रत्येक मंथ देते हैं मैगजीन का कंपाइलेशन, तो भाई पूरा कर लो, परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं। तो पूरा सीरीज कंप्लीट करो, प्रिंट आउट करवा के मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। और जब भी आप करंट अफेयर्स पूरा करते हैं तो 15 महीने का करंट अफेयर्स पूरा करके रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि इसमें कंपाइलेशन एक मैगजीन का नहीं होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल मैगजीन है, विजन आईएएस का कंपाइलेशन होता है, जो अलग अलग गवर्नमेंट का वेबसाइट है, खासतौर पे पीआईबी का सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, तो सबका डेटा आपको एक जगह मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए सारे सेक्शन को 1 to 1 कंप्लीट करते हैं। बाकी जो लोग कंप्लीट बुकलेट लेना चाहते हैं, हम आपको बता ही दिए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। और सभी लोग टेलीग्राम जाके और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम लोग जुलाई 2026 का सारे करंट अफेयर्स, जो बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, उसे पूरा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026, ये मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो कि प्री के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे किन किन बातों को ध्यान रखना है, इसके बारे में तो हम लोग देखेंगे ही। तो यह जो है 13 मई 2026 को मुख्यमंत्री जो है वर्तमान में अभी जो है सम्राट चौधरी है, तो उसी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्य में प्रदूषण कम करने और पेट्रोल डीजल पर जो है निर्भरता घटाने के उद्देश्य से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 का स्वीकृति मिल गया है। तो पूछे जा सकते हैं हाल ही में कौन से राज्य ने ये पहल शुरू किया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपको तस्वीर में दिख रहा होगा प्रश्न, और क्या पूछे जा सकते हैं कि भाई इसका लक्ष्य के लेके। तो देखो नीति, ये जो नीति आया है भाई, तो इसका उद्देश्य है कि 2030 तक, कब तक, तो 2030 तक, वर्ष 2030 तक बिहार में पंजीकृत होने वाले सभी नए वाहनों में जो है कम से कम 30% इलेक्ट्रिक वाहन, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल निश्चित करना है। सरकार का लक्ष्य है ये। कब तक? 2030 तक जितने वाहन चलेगा उसका 30%, है ना, इलेक्ट्रिक वाहन। अब देखो इसमें छूट का प्रावधान दिया गया है, क्वेश्चन स्टेटमेंट देके पूछा जाएगा। तो और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो सरकार ये जो नीति है इसका बढ़ावा इसलिए दे रहा है, देखिएगा, तो महिलाओं के नाम पर जो है पंजीकृत इलेक्ट्रिक कार पर जो है 1 लाख, महिलाओं के नाम से लेते हैं तो 1 लाख रुपया तक का जो है आपको सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन पर जो है समान वर्ग के लिए 10,000 और SC ST के लिए जो है अगर आप लेते हो तो आपको 12,000 रुपया का सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। सारे चूंकि स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। टैक्स में छूट की बात कर ले तो देखो राज्य में पंजीकृत होने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के रोड टैक्स में भी कितना का, तो 50% का आपको यहाँ पे भी छूट मिल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति है क्या, इसके बारे में, और सरकार इसके लिए काम क्यों कर रहे हैं, तो आपने देख ही लिया है। ठीक है, ये इसका जो है चार्जिंग पॉइंट भी हर जगह बनाया जाएगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर हमें आपका ना सारे सब्जेक्ट का अगर नोट्स चाहिए, उसका 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए, क्योंकि अभी भी आपके पास लगभग 26-27 दिन बचा हुआ है, ताकि लास्ट टाइम में आपको सही से रिवीजन हो जाए और 1 to 1 आपको एक जगह सारे सेक्शन का मिल जाए नोट्स। और बहुत मेहनत किया गया आप लोगों के लिए, और साथ में करंट अफेयर्स का भी। तो देखो भाई, मात्र 999 पे करके, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, 999 पे करके आपको ये सब कुछ मिल जाता है। करंट अफेयर्स में बिहार स्पेशल, राष्ट्रीय घटनाक्रम वाला जितने भी है, नेशनल इंटरनेशनल वाला, सारे सेक्शन करंट अफेयर्स का मिल जाता है आपको। साइंस का पूरा सीरीज मिल जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो फ्रेंड्स, आपको इसी नंबर पे, स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है।
है ना। ये नंबर है 7319924130। नंबर यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये नंबर है 7319924130, ठीक है। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेज दीजिएगा, आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ आप करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं, है ना, बिहार स्पेशल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का कंप्लीट करंट अफेयर्स, तो उसके लिए आपको 499 पे करना पड़ेगा, है ना, 499 नंबर यही है। इसी नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा तो आपको उसका कंप्लीट बुकलेट मिल जाएगा, ठीक है। जो कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत मेहनत किया गया, इसमें बिहार स्पेशल और दोनों करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग साइंस और बाकी सेक्शन लेना चाहते हो पूरा कंप्लीट सीरीज, तो 999 पे करके आप ले सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम में और उतना ही वीडियो है जितना आप आराम से बार बार देख सकते हो, डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ है। 1 शॉर्ट वीडियो दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का क्वेश्चन रहता है कि सर हम आपके साथ कैसे जुड़े, तो हम आपको नंबर दे दिए हैं, वहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको बता ही दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है। क्वेश्चन है कि बिहार में जो है ट्रैफिक चालान 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यू। तो ये क्या कहता है, देखो भाई, ये 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन से बिहार सरकार ने, अब ये डेट ध्यान रखिएगा चूंकि पूछे जाएंगे, तो बिहार सरकार ने लंबित ट्रैफिक ई चालान पर जो है 50% तक की छूट देने के लिए क्या किया है, तो ट्रैफिक चालान 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम 2026 लागू किया है। स्कीम का नाम पूछा जाए तो ये स्कीम का नाम है ट्रैफिक चालान 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम 2026, ठीक है। 50% तक छूट आपको मिलेगा, समझ रहे हो ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें और, यह योजना 90 दिनों से अधिक लंबित ई चालान जैसे बिना हेलमेट, बिना, है ना, सीट बेल्ट, बिना बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस पर लागू होती है। तो ये स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। देख सकते हो तस्वीर भी हम आपके लिए लगा। अच्छा, इसका कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है। देखो भाई, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग और जो है खतरनाक ड्राइविंग, जैसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 184 जैसे गंभीर उल्लंघन पर जो है छूट इसमें नहीं दिया जाएगा, इससे बाहर रखा गया है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, पूछे जाएंगे। अगर ये स्टेटमेंट भी दे दिया जाएगा तो भाई यहाँ पे इससे गलती करिएगा कि भाई ये सब इसमें इंक्लूड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है। क्वेश्चन है कि विश्व बैंक द्वारा बिहार के लिए कितना, तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण। अब ये भी अभी चर्चा में था, आप देखेंगे तो जो विपक्ष के जो लोग थे, है ना, बहुत जो है यहाँ पे हंगामा भी कर रहे थे सदन में भी कि सरकार के पास पैसे नहीं है, कई सारी चीज़ें। तो देखो भाई, यहाँ पे 6 मई 2026 को सम्राट चौधरी, अभी वर्तमान में सीएम है बिहार के, तो इसकी अध्यक्षता में बिहार राज्य कैबिनेट ने कितना, तो इस लाइन को देखिएगा, बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम के लिए, क्या नाम है भाई, बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से कितना, तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, है ना, ये देखा जाए तो 4,750 करोड़ का जो यहाँ पे ऋण का मंजूरी दे दिया है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। परियोजना का उद्देश्य क्या है, क्यों लिया जा रहा है, तो भाई ध्यान रखना। परियोजना तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, है ना। तो परियोजना का उद्देश्य, एक मिनट, ये जो परियोजना हम आपको बताया था ना, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बार बार, परियोजना का नाम क्या है यहाँ पे, बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम, इसके लिए लिया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद परियोजना का उद्देश्य की बात कर ले फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नागरिक बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति, सार्वजनिक सेवाओं और शहरी शासन में सुधार करना है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। यहीं पे पटना हवाई अड्डे का विस्तार, विकास कार्यों के लिए 1.85 एकड़ भूमि का हस्तांतरण की भी मंजूरी यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब ये इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। हाजीपुर में 3रे NIFTEM, चूँकि ये भारत का 5वां है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये चूँकि केंद्र स्तर पे है तो इसलिए महत्वपूर्ण होता है और ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछता है, ठीक है। सॉरी, 5वां नहीं है, 3रा है, माफी चाहता हूँ, मैं 5वां बोल दिया हूँ, क्या 3रा है। तो हाजीपुर में ध्यान रखिएगा, हाजीपुर में इस लाइन को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्या हो रहा है भाई, हाजीपुर में बिहार की मैं बात कर लूँ, बिहार के हाजीपुर में 3रे NIFTEM की स्थापना, ये क्या है जरा सा देख लीजिएगा। तो 6 मई को जो है बिहार सरकार ने वैशाली जिले के हाजीपुर में देश के 3रे राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा, देश के 3रे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, है ना, निफ्टेम कहते हैं, NIFTEM की स्थापना हेतु 100 एकड़ भूमि केंद्र सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बिहार में ये 3रा है,
ठीक है, जरा सा देखिएगा उद्देश्य क्या है भाई। तो इस संस्था की स्थापना का मुख्य लक्ष्य जो है, मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण, उद्यमिता, अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। यहाँ पे रोजगार भी सृजन होगा, है ना, ये बताया जा रहा है। तो इस परियोजना से जो है बिहार के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर जो है रोजगार के अवसर का कह रहा है कि ये उत्पन्न होने की अपेक्षा है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा सा देखो, ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा डेप्थ में यहाँ पे मेंशन भी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में और देख लीजिए। खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था की जो है प्रासंगिकता की बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेफ्टेम जैसे संस्था खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जो है वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। ये संस्था कृषि उपजों में बर्बादी को कम करने और उन्हें मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलने और खाद्य सुरक्षा मानकों को जो है वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए तकनीकी जनशक्ति तैयार करने में जो है अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसके बारे में भी देख लिए, मेंस में भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आराम से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है कि बिहार में जो है विजिलेंस कैडर का जो है पुलिस बल में विलय हुआ है। अब देखो भाई 5 मई 2026 को बिहार कैबिनेट ने बिहार विजिलेंस, है ना, इन्वेस्टिगेशन कैडर को समाप्त कर, और ये पूछे जा सकते हैं, नियमित बिहार पुलिस बल में जो है एकीकृत जो है करने की मंजूरी दे दिया है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो वियतनाम के राष्ट्रपति जिसका नाम है तो लाम ने अपनी 2026 की भारत यात्रा के दौरान बिहार की किस प्रसिद्ध, है ना, बौद्ध स्थल का दौरा किया? तो भाई बोध गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन तो भर भर के पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में आयोजित जो है इसका नाम क्या है? तो एक मुफ्त यातायात चालान निपटान योजना का उद्देश्य क्या है? तो लंबित चालान, है ना, अगर आप एक साथ जो है पे करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि हम आपको बताए हैं ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार के 43 नंबर का 43 नंबर के राज्यपाल कौन है भाई? तो सैयद अता हसनैन है, अभी हम आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2026 में अहमदाबाद में आयोजित, और ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मत पूछिए, ठीक है, तो वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के जो है लिए बिहार के कितने खिलाड़ी का जो है, कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है ना भारत? ये तो 5 ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार कैबिनेट द्वारा स्वीकृत युवा पेशेवर, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, युवा पेशेवर चयन नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तकनीकी और विशेषज्ञ सेवाओं को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य। फ्रेंड्स, जुलाई 2026 का बिहार स्पेशल का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोग पूरा किए। ठीक है, अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम जुलाई 2026 के सारे क्वेश्चन को, जो कि आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2026 के सारे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम का सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय घटनाक्रम का कि जनजातीय समुदाय के लिए समान नागरिक संहिता से छूट। अब ये चर्चा में है इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हुआ ये कि 24 मई 2026 को गृह मंत्री, आप सबको पता है कि अमित शाह है, तो गृह मंत्री ने नई दिल्ली में, यहाँ पे आप देखेंगे इस लाइन को, तो जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार ने यूसीसी, है ना, कई बार यूसीसी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म, है ना, सिविल कोड। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं, चूंकि आर्टिकल आपसे इससे संबंधित आर्टिकल भी पूछ लेगा, तो अनुच्छेद 44 ध्यान रखिएगा, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, आपने पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से माइंड में रखिएगा चीज़ों को। तो केंद्र की सरकार ने यूसीसी के दायरे से सभी जनजातीय समुदाय को बाहर रखने का विशेष प्रावधान किया है। यहाँ से बस इतना ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा यूसीसी के बारे में बता देता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं समान नागरिक संहिता, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसका तात्पर्य है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में, है ना, एक समान कानून लागू होगा सभी धर्मों के लिए। तो यूसीसी आपको पता ही है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन से राज्य में ये लागू किया गया है। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है। क्वेश्चन है राजस्थान के डंडेवाला फील्ड में गैस का नया भंडार, है ना, डंडेवाला, सही सुन रहे हैं, जगह का नाम ही है डंडेवाला। तो देखो ये 23 मई 2026 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने जानकारी दिया है कि ऑल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के डंडेवाला फील्ड में एक नए गैस युक्त पेय जोन का, है ना, क्या किया भाई? तो खोज कर लिया है। किसका खोज कर लिया है? ये ध्यान रखना, नए गैस युक्त पेय जोन का खोज किया है। ठीक है, यह खोज, है ना, की बात करूँ तो यह उथली सानू फॉर्मेशन से हुई, और यहाँ कहा जा रहा है कि लगभग कितना, तो 25,000 मानक
क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह दर्ज किया जाएगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप यहाँ पे कुछ बेसिक बातें ध्यान रख लीजिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। क्वेश्चन है कि भारत में CAPF थर्ड है, ये थर्ड एडास मापदंडों के संबंध में नई रूपरेखा तैयार किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, जो लोग 4 व्हीलर्स लाते हो और उसमें भी 9 सीट वाली गाड़ी, यहाँ पे देखिए क्या कहता है, जरा सा इस डेटा को देख लो। तो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक जो है लागू होने वाले ये M1 है। ठीक है, इसे ये M1 पढ़िएगा, ये 1 है। तो M1 श्रेणी जो कि 9 सीट और इसका वजन जो है 3500 किलोग्राम वजन होंगे, तो के यात्री वाहनों पर ये लागू होगा। तो ये पूछे जा सकते हैं कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने CAFE और एडास मापदंडों का नई रूपरेखा तैयार किया है, तो भाई किस पे लागू होगा, है ना। बेसिक सा क्वेश्चन है, बाकी चीज़ें मैं लिख दिया हूँ, जो काम का है वो जल्दी जल्दी बता के निकलता हूँ। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है भाई कि अच्छा, इससे पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि भाई CAFE है क्या। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, ये न्यूज़ में है। तो ये कॉर्पोरेट, है ना, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। इसका फुल फॉर्म पूछा जाए, पूर्ण रूप पूछा जाए तो ध्यान रख लीजिएगा। CAFE क्या करता है, तो यह मापदंड वाहन बोर्ड के लिए ईंधन क्षमता नियम है, जिनका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की सीमित करने और कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए किया जाता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स महिला कार्यक्रम की बैठक समूह। अब यहाँ से प्रश्न पता है क्या पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा कि 23 मई को कितना, तो 23 मई, ये थोड़ा सा डेट ध्यान रख लीजिएगा, 23 मई 2026। ठीक है, तो 23 मई 2026 को जो है महिला एवं, यहाँ पे सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, है ना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव, है ना, सचिव क्या नाम है इसका, सचिव है अनिल मलिक की अध्यक्षता में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दूसरी प्रारंभिक बैठक वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ। इतना ध्यान रखना, कहाँ पे हुआ, तो ये वर्चुअली हुआ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ से इसका थीम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो थीम इस बार का था, थीम जो था इस बार का देख सकते हो। ठीक है, कलर ये अच्छा रहेगा। थीम था लचीलेपन, है ना, लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखो ब्रिक्स की बात कर लेना, तो यह ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समूह है। इसमें कौन कौन सा देश शामिल है, तो ब्राज़ील है, ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील है, आप सबको ये पता है, ब्राज़ील है, रूस है ना, ब्राज़ील है, रूस है, भारत है ना, इंडिया है। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, है ना, चाइना है और दक्षिण अफ्रीका है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका है। तो भारत, है ना, भारत के बाद रूस, सॉरी मैं भारत बोल रहा हूँ, बी से होगा ब्राज़ील, माफी चाहता हूँ, ब्राज़ील, आर से रशिया, ठीक है, आई से इंडिया, सी से जो है चाइना, ठीक है, और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसका एक समूह है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि इस साल का मेज़बानी भारत देश कर रहा है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किम्बरले प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का समापन। ठीक है, 14 मई 2026 को भारत की अध्यक्षता में कहाँ पे ये हुआ था, ये पूछे जा सकते हैं। तो मुंबई में आयोजित केपी, ध्यान रखिएगा, केपी क्रिम्बले प्रोसेस, ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो केपी, है ना, क्रिम्बले इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का समापन हुआ। ठीक है, थीम क्या था भाई, तो थीम अगर पूछा जाए इस बार का, तो भारत की अध्यक्षता की जो थीम है 3S, है ना, 3CS, विश्वसनीयता, है ना, अनुपालन और जो है उपभोक्ता विश्वास पर आधारित था। इंग्लिश में अगर बोले तो क्रेडिबिलिटी, कॉम्प्लीनेंस, जैसे हम लोग हिंदी में अनुपालन कहते हैं, और जो है आपको उपभोक्ता विश्वास, जैसे हम लोग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बोल सकते हो, उस पर आधारित था। तो पूछे जाएंगे क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो है डायमंड कटिंग और पॉलिश हब है। तो यहाँ से कुछ बेसिक बातें भी आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये किम्बरले प्रोसेस क्या है, केपी क्या है। तो भाई देखो, यह जो है 2000 में शुरू की गई, 2000 ईस्वी में, सन 2000 ईस्वी में शुरू की गई एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक बाजार में संघर्ष वाले हीरा समझ रहे हो, तो हीरो के प्रवेश को रोकना, और किम्बरले प्रोसेस प्रमाणन योजना, जिसे हम लोग KPCS कहते हैं, इसके माध्यम से नैतिक हीरा व्यापार को बढ़ावा देना। तो इतना सब बेसिक बातें ध्यान रखना। शुरू कब किया गया था, 2000 ईस्वी में। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन संशोधन का चरण 3 जो है लॉन्च हुआ है, आप देख सकते हो। तो 14 मई को कितना, तो 14 मई को 16 राज्य और 3 UT में, 3 केंद्र शासित प्रदेश में ये लॉन्च हुआ है।
तो पूछे जा सकते हैं। तो 14 मई 2026 को भारत के चुनाव आयोग ECI ने देश के 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन का 3rd चरण लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। यह एक जो है आधिकारिक कानूनी दस्तावेज है जिसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत तैयार किया जाता है। ऐसा यार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में संशोधन, क्या संशोधन किया गया है देखते हैं। तो 14 मई 2026 को NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जनवरी 2025 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के सर्वेक्षण को जो है यहाँ पे संशोधित किया है। ठीक है, इसमें क्या संशोधित किया है देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए त्रिमासिक अनुमान और मासिक डेटा उपलब्ध यहाँ पे किया गया है। ठीक है, जनवरी से मार्च 2026 मतलब जनवरी 2026 से मार्च 2026 में कुल जो है श्रम बल की भागीदारी कह रहा है कि 55.5% और महिला की बात कर ले तो 34.7% रही है। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी की बात कर ले, ये डेटा पूछे जा सकते हैं तो 6.6% और ग्रामीण क्षेत्र में पूछा जाए तो 4.3% है। और ये कौन कह रहा है तो आपने अभी देख लिया कौन कह रहा है भाई, तो आप कहिएगा सर NSO का ये डेटा है ना, NSO बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का कहना ये है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में है ना, यहाँ पे ऊंचाई वाली सिंचाई नहर का उद्घाटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है डायरेक्टली, इस लाइन से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो 14 मई 2026 को लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में विनय कुमार है, आप सबको पता ही होना चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, हालांकि लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चांगथांग क्षेत्र में कितना, तो आप देख सकते हैं 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर निर्मित माहे टोकपो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्या नाम है इसका, माहे टोकपो रालघो सिंचाई नहर, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ पे घुमा के पूछा जा सकता है कि भाई बता दो अभी हाल ही में चर्चा में जो रहा है ये परियोजना जिसका नाम है माहे टोकपो रालघो सिंचाई परियोजना, भाई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो जब पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उद्घाटन किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है लद्दाख में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद और कर ले तो यहाँ पे देख लीजिएगा 2.10 किलोमीटर लंबी नहर, तो ये जो नहर है याया झील, आप नाम जरूर सुना होगा, इस झील से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि याया झील है ना, तो याया झील से माहे क्षेत्र के कृषि क्षेत्रों तक पानी यहाँ पे ले जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे जो है याया झील पूछा जाए तो यहाँ पे आंसर टिक करिएगा लद्दाख। ठीक है, वहीं पे है, जब ये न्यूज़ में था तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसका नाम ही है याया झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण तकनीक को मान्यता, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब क्या कह रहा है जरा सा देखो, तो ये जो है रिपोर्ट के अनुसार, ये 8 मई 2026 को रिपोर्ट दिया गया है, इस रिपोर्ट के अनुसार CSIR यहाँ पे आप देख सकते हो और CRRI और भारत पेट्रोलियम, कौन है भाई, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क तकनीक के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा मान्यता, ये जो है कहा जा रहा है, दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाए कि भाई प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण तकनीकी को जो मान्यता दिया गया है तो कौन कौन से लोग इसमें सहमत है, तो बता देना, बस काम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है भारत में सेल ब्रांड कास्ट सिस्टम लॉन्च। अब कहिएगा ये क्या है सर, बता दीजिए, क्योंकि नया नया नाम सुनते हैं ना तो भाई जाहिर सी बात है मन में क्वेश्चन कई सारे आते हैं। तो भारत में सेल है ना ब्रांड कास्ट सिस्टम, देखो ये 6 मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, संचार मंत्री आप सबको पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में, पूछे जाएंगे, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हो, कहाँ पे, तो नई दिल्ली में भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के लिए सेल ब्रांड कास्ट सिस्टम, जिसे हम लोग यहाँ पे कहेंगे है ना, सेल ब्रांड कास्ट सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में आप कहिएगा CBS है ना, CBS लॉन्च किया है। ठीक है, किसके सहयोग से विकसित किया है, तो दूरसंचार विभाग के तहत C द्वारा है ना, NDMA है ना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और गृह मंत्रालय है ना, गृह मंत्रालय जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं MHA है ना, गृह मंत्रालय। प्रश्न ऐसे पूछता है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सहयोग से विकसित जो है यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है,
यह जो है मोबाइल उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय, स्थान, विशिष्ट और साइरन आधारित आपातकालीन अलर्ट भेजने में सक्षम है। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम कॉमन जो है अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित सचेत का नाम आपने जरूर सुना होगा। सचेत ये है SACHET सचेत प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है, जो भारत का राष्ट्रीय आपदा चेतावनी मंच है। ठीक है, क्या भाई? तो सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसके बारे में पूछा जाएगा कि भाई ये है क्या, तो लिख दिया हूँ, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है स्वास्थ्य भारत पोर्टल लॉन्च। अब इसके बारे में जरा सा देख लो भाई, चूँकि ये मई में किया गया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नवाचार और समावेशी पर 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य भारत पोर्टल लॉन्च किया। तो पूछा जाएगा, बस ध्यान में रख लीजिएगा, तो लिख भी दिया हूँ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नवाचार एवं समावेशिकता या समावेशिक भी बोल सकते हो, तो समावेशिका पर जो है कितना, तो 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान ये लॉन्च किया है। ठीक है, यह पोर्टल कौन सा, तो स्वास्थ्य भारत पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, यह पोर्टल भारत के खंडित मतलब फ्रेगमेंटेड स्वास्थ्य डेटा सिस्टम को एकीकृत करने के लिए यूनिफाइड एग्रीगेट प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में शुरू किया गया था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है, तो जैसे न्यूज़ में क्वेश्चन रहता है ना, तो ऐसे डेटा पूछ लेता है, तो माइंड में रखिएगा। ठीक है, पोर्टल का उद्देश्य बता दिया हूँ। इस पोर्टल का जो उद्देश्य है, यह पोर्टल भारत के खंडित स्वास्थ्य डेटा सिस्टम को एकीकृत करने के लिए एक यूनिफाइड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो ये डेटा बड़ी महत्वपूर्ण है, माइंड में रख लीजिए। देखो भाई, यहाँ पे चुनाव हुआ था कुछ स्टेट में, यहाँ पे देख लो, तो विधानसभा चुनाव 2026 पश्चिम बंगाल का नतीजा को थोड़ा सा देख लीजिएगा, भारी महत्वपूर्ण है। तो विधानसभा में वहाँ पे 294 सीट, तो यहाँ ने एनडीए कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये एनडीए है, तो यहाँ जो है एनडीए ने कितना, तो 200 सीट, और टीएमसी की बात कर ले तो उसे 80 सीट मिला है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो अभी एनडीए का वहाँ के सीएम है शुभेंदु अधिकारी, वहाँ के सीएम है वेस्ट बंगाल का, तो ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। असम की बात कर ले तो भाई असम में जो विधानसभा की सीटें हैं टोटल आप सबको पता है, तो 126 है, और 126 में एनडीए को देख लीजिए तो 200 सीट मिले हैं, और वहाँ के जो सीएम है अभी वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा है असम का। तमिलनाडु की बात कर ले तो वहाँ पे टोटल जो विधानसभा की सीटें हैं अभी वर्तमान में तमिलनाडु में कितने हैं भाई, तो तमिलनाडु में टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या जो है 234 है, जिसमें टीवी के पार्टी जो है उसे 108 सीट मिले हैं, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है आप सबको पता है सी जोसेफ विजय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा। यहीं पे केरल की बात कर ले तो केरल में विधानसभा की सीटें 140 है, जिसमें यूडीएफ को जो मिला 99 और एलडीएफ को 40 सीट, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है आप देख सकते हो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हैं सतीशन सतीशन वहाँ के सीएम बने हैं। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश को थोड़ा सा देख लीजिए। पुदुचेरी की बात कर ले तो वहाँ पे विधानसभा की सीटें पुदुचेरी में कितना है, कितने लोग बता सकते हो, तो टोटल 30 सीट है, और वहाँ पे जिसमें एनडीए को मिला है 18, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है एन रंगास्वामी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में अभी किस राज्य या किस शहर में आत्महत्या का दर जो है पिछले 4-5 सालों में ज़्यादा देखने को मिला है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो बेंगलोर में प्रमुख, चूँकि बेंगलोर की बात कर ले तो आप सबको पता है ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो राज्य का नाम पूछा जाए तो कर्नाटक टिक कर दीजिएगा। तो बेंगलुरु में प्रमुख शहरों के बीच उच्चतम आत्महत्या दर जो है यहाँ पे देखने को मिला है। देखो भाई, यहाँ पे जो ना ये डेटा कौन जारी किया है, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनसीआरबी कहते हैं। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में 2022 से 24 के बीच देखा जाए तो आत्महत्या दर लगभग 20 प्रति लाख, मतलब 1 लाख में 20 लोगों ने आत्महत्या किया है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है भारत में देखा जाए तो बेंगलुरु नंबर 1 पे आया है। तो डेटा ध्यान रखना, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि उच्चाधिकारी प्राप्त जनसंख्याकी की क्या बोल रहा हूँ यार, जनसांख्यिकी लिखा हुआ है, जनसांख्यिकी मिशन। अब ये अभी चर्चा में, अच्छा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात कर लो तो यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो अपराध संबंधी डेटा एकत्र करती है ना। तो पूछा जाए कि भाई अपराध संबंधी डेटा कौन एकत्रित करता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का था, यहाँ पे देख सकते हो, उच्चाधिकार प्राप्त जनसांख्यिकी मिशन, ये क्या है मेरे भाई। तो देखो, केंद्रीय गृह मंत्री ने जो है जानकारी दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकी बदलाव को रोकने के लिए उच्चाधिकार
है ना, उच्चाधिकार प्राप्त जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की जाएगी। तो इसके बारे में है, क्यों किया जाएगा, तो उद्देश्य यहाँ पे हम बता ही दिए आपको, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो उद्देश्य है कि सीमावर्ती जिलों में प्रवेश मार्गों को पता लगाना है, और जिसके लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन और उच्च रेजुलेशन कैमरा का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये पूछे जा सकते हैं, अभी ये क्यों चर्चा में है, तो उच्चाधिकार प्राप्त जनसांख्यिकी मिशन, ये मिशन का नाम ही है ताकि बाहरी लोग यहाँ पे घुसपैठ ना कर सके, ठीक है। इससे संबंधित है, ऑप्शन आपके सामने आता है, तो जब आप पढ़े रहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के मोड में होते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अच्छा कई बार पूछा जाए जनसांख्यिकी के बारे में, तो देखो जनसंख्या संरचना का जो है सांख्यिकी अध्ययन है। इसके अंतर्गत जनसंख्या का आकार, घनत्व, आयु, लिंग, वितरण और प्रवास जैसे कारकों को विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। तो ये सब आपको पता ही होगा। अभी एक समिति जो है ना, समिति चर्चा में था, न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति का गठन। ये क्या है भाई, तो ये जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, आप सबको पता है अभी जो है वर्तमान में कौन है, तो CJI जो है सूर्यकांत है अभी, है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भारत भर में जो है अदालती बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए जो है न्यायिक अवसंरचना सलाहकार, है ना, न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति के गठन की घोषणा किया है ना। समिति के अध्यक्षता न्यायमूर्ति अरविंद कुमार करेंगे। यहाँ से बस इतना ध्यान रखना, काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वन केस वन डेटा सुसहाय चैटबॉट। अब ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत है, आपको पता है। तो सुप्रीम कोर्ट में वन केस वन डेटा पहल AI संचालित चैटबॉट्स, इसका नाम, चैटबॉट का नाम क्या है भाई, सुसहाय जो है लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सहाय चैटबॉट जो है ना क्यों लॉन्च किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको अभी बता दिया हूँ कि भाई चीफ जस्टिस कौन है, तो सूर्यकांत द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो है लॉन्च किया गया है। वन केस वन डेटा, यह एक कोर्ट डेटा एकीकरण जो है ढांचा है, जो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, जिला और तालुका अदालतों के न्यायाधीश रिकॉर्ड को एक एकीकृत डिजिटल प्रणाली से जोड़ता है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि ये जो है ना सुसहाय चैटबॉट की बात कर ले, कौन किया है भाई, तो आपने देख लिया, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, तो सुसहाय चैटबॉट जो है ना, इसे कौन भाई, तो NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा जो है, NIC के बारे में बता रहा था। अच्छा ये पहले देख लीजिए, सुसहाय चैटबॉट की बात कर लेते, इसे NIC और सुप्रीम कोर्ट की जो है रजिस्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। अच्छा NIC क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं NIC के बारे में। तो NIC ना, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कहते हैं, तो यह जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सरकारी संगठन है NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। और यह भारत सरकार और न्यायपालिका को महत्वपूर्ण ई-गवर्नेंस, डिजिटल अवसंरचना और सुसहाय जैसे तकनीकी समाधान प्रदान करने में अहम जो है भूमिका निभाता है NIC, ठीक है। तो NIC के बारे में भी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, तो मैं आपको बता दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है, भारत में 4 नए श्रम कोड पूरी तरह से लागू। ये क्या है भाई, भारत में 4 नए श्रम कोड जो है पूरी तरह से लागू। 9 मई 2026 को रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो आप देखेंगे तो 21 नवंबर 2025 को आवश्यक नियम और अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद भारत ने जो है, देखिएगा, तो 4 नए श्रम कोडों को पूरी तरह से लागू कर दिया है, ठीक है। अब देखिएगा, इन 4 कोड ने सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा आदि से जुड़े 9 केंद्रीय श्रम कानून का स्थान लिया है। तो पूछे जा सकते हैं, ये डेटा थोड़ा सा मायने में रखिएगा। अगर इसके बारे में और बात कर लूँ तो नए नियम के तहत जो है ना, बेसिक पे, महंगाई भत्ता, रिटेनिंग भत्ते को मिलाकर यह कुल वेतन का कम से कम 50% होना चाहिए। पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट देके बॉडी टॉप करेगा क्वेश्चन तब, ठीक है ना, होना चाहिए। और साप्ताहिक कार्यसीमा 48 घंटे तय किया गया है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों की संख्या में बढ़ोतरी की मंजूरी दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये क्वेश्चन भी चर्चा में था। तो 5 मई को मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 33 से बढ़ाकर कितना, 37 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव मंजूरी दे दिया है। देखो भाई, चीफ जस्टिस मिलाकर जो है इसमें अब 38 किया जाएगा, है ना, CJI को मिला के। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर जो है अब सर्वोच्च न्यायालय में जजों की कुल संख्या 34 से बढ़कर कितना हो जाएगा, तो आप देखिएगा 38 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 37 आप देख रहे हैं ना, इसमें CJI शामिल नहीं है। एक CJI होता है, एक उसको शामिल कर दीजिएगा तो 38 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, नहीं रहना है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है आपके सामने कि हेट स्पीच के खिलाफ मौजूदा कानून का सख्त जो है परिवर्तन। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में हेट होना चाहिए, है ना, इसे टॉक कर लीजिए। हेट स्पीच और घृणा अपराधों से निपटने के लिए नए कानून के बजाय मौजूदा कानून की सख्ती से लागू करना आवश्यक है। अब इसमें धारा, हालांकि ये यूपीपीसीएस सबके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो धारा 153 धर्म, मूल वंश और भाषा के आधार पर विभिन्न समूह के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित है। और वही धारा 295A धार्मिक भावनाओं को आहत करने को इरादे से किए गए जानबूझकर और दुर्भावपूर्ण कृत्यों को जो है यहाँ पे दंडित करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों धारा के बारे में थोड़ा सा देख लिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाहों से इसे भी देख लीजिए, जो कि बोमकई साड़ी देखा जाए तो बोमकई साड़ी बुनाई, है ना, बुनाई पुनर्द्वार अभियान, ये क्या है भाई, जरा सा देख लो। तो उड़ीसा, अच्छा, ये बोमकई साड़ी जो प्रचलित है उड़ीसा राज्य में, आप सबको पता होना चाहिए, चर्चा में था। तो देखो उड़ीसा के हथकरघा कपड़ा और हस्तशिल्प विभाग ने, ठीक है, कौन से ज़िले में, तो जिला का नाम भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इसका नाम है गंजम जिले, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, उड़ीसा के हथकरघा कपड़ा और हस्तशिल्प विभाग ने उड़ीसा के गंजम जिले में जो है मूल सूती बुनाई परंपरा के लिए एक पुनरुद्धार योजना शुरू किया है। तो पूछे जा सकते हैं कि ये जो बुनाई पुनरुद्धार योजना जो है शुरू किया है, किसने किया है, तो उड़ीसा सरकार ने किया है। बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 12वीं सदी को होयसल विरगलू, दोबारा सुनिए, 12वीं सदी के होयसल विरगलू, अब ये चर्चा में इसलिए है, तो आप सबको पता है होयसल वंश पढ़े होंगे। तो कर्नाटक में कहाँ पे भाई, तो कर्नाटक के जो है मांड्या जिले में, कहाँ पे, तो कर्नाटक के मांड्या जिले में नागमंगला तालुक स्थित मनियूर गांव में जो है 12वीं सदी का एक ऐतिहासिक, जिसका नाम क्या है भाई, आप देख सकते हो, विरंगलू स्मारक पत्थर खोजा गया है। तो पूछे जा सकते हैं कहाँ पे, तो राज्य का नाम ध्यान रख लीजिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो यह जो है नायक पत्थर, हीरो स्टोन जिसे कहते हैं, तो 12वीं शताब्दी के होयसल वंश के जो शासक थे, जिसका नाम था विष्णुवर्धन, के शासनकाल से संबंधित ऐसे बताया जा रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 16वीं सदी का तेलुगु शिलालेख की खोज किया गया है। तो आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा ध्यान रखना, तो आंध्र प्रदेश के कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश, माइंड में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में, कौन से, तो अनंतपुर जिले के ताड़ीपत्री शहर में जो है ना 16वीं शताब्दी का एक प्राचीन तेलुगु शिलालेख का खोज किया, ठीक है, यहाँ पे खोज होगा भाई, खोज किया है, ठीक है। यह शिलालेख विजयनगर का, है ना, विजयनगर काल के अंत और क्षत्रिय शक्तियों का जो उदय हुआ था उस समय का बताया जा रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है आप लोगों का, आर्थिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। तो क्वेश्चन है भाई पहला आर्थिकी वाला सेक्शन से कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, अब देखिए 23 मई को मिशन की प्रगति व चुनौतियों की समीक्षा किया गया है। और लक्ष्य क्या है भाई, तो 2025-26 तक कितना करना है, तो 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को ना क्या करना है, तो ऑयल पाम खेती के दायरे में लाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कच्चे पाम तेल का उत्पादन जो है 2014-15 में कितना था, तो 1.91 लाख टन से, अब देखो 24-25 में कितना हो गया है, तो 3.80 लाख टन हो गया है। और ये आंकड़ा जो है 2025-26 में कितना करना है, तो यहाँ पे आप देख लिए हैं कि 11.20 लाख टन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आर्थिकी वाला सेक्शन से बीपीएससी में भर के अब क्वेश्चन पूछ रहा है। भारत के बारे में चर्चा करें तो भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकता का लगभग कितना, तो 60%, कितना, तो 60% आयात करता है, जिसमें 59 हिस्सा, है ना, देख सकते हो, 59 हिस्सा पाम ऑयल का है, जो मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है मेटालर्जिकल कोक आयात शुल्क सीमा, ये थोड़ा सा देख लीजिए। तो इस्पात निर्माण में उपयोग होने वाले लो एस अयस्क, है ना, लो एस अयस्क मेटालर्जिक कोक पर जो है आयात शुल्क संरचना की भारत सरकार द्वारा समीक्षा किया गया है। अब देखिए, घरेलू आपूर्ति बाधाओं और ऊंची कीमतों के कारण इस्पात मंत्रालय ने इस पर क्या किया, लगे एंटी, है ना, डंपिंग शुल्क को वापस लेने की मांग किया है। अब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा ये वाला। भारत की रफ टफ सौर क्षमता में वृद्धि किया गया है, कितना वृद्धि किया गया ये देखते हैं। तो 22 मई को जारी आंकड़े में
या फिर आंकड़े के अनुसार यहाँ पे लिख लो भाई, ठीक है। आंकड़े के अनुसार भारत की रॉफ टॉप सौर क्षमता जो है ना, बोल रहा है कि 20.8 गीगावाट जो है करने का लक्ष्य है, ठीक है, वृद्धि किया गया है। 2025 में 7.1 गीगावाट नए इंस्टॉलेशन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के समर्थन से कुल जो है इंस्टॉलेशन में आवासीय क्षेत्र की देखा जाए तो आवासीय क्षेत्र है ना, आवासीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 76% है ना। और नए जो है डिप्लॉयमेंट में जो है महाराष्ट्र में, अगर राज्य का नाम पूछे जाए तो महाराष्ट्र 16%, गुजरात 16%, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश 15% है ये, ठीक है, 15 है, ठीक है, 15% अग्रणी ये है। तो सबसे पहले नंबर पे महाराष्ट्र, गुजरात और तीसरे नंबर पे यूपी ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर पे यूपी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ISM कहते हैं, 2.0 का विस्तार किया गया है। भारत सरकार जो है इंडिया मिशन सेमीकंडक्टर 2.0 का विस्तार करने पर जो है विचार कर रही है और मिशन की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर जो है 12 वर्ष करने का प्रस्ताव जो है यहाँ पे भेजा गया है, ठीक है। लगभग जो है कितना, तो 1.5 ट्रिलियन निवेश आकर्षित होने का संभावना है, ठीक है। और 2026-27 बजट में 1000 करोड़ का प्रारंभिक आवंटन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की GDP वृद्धि का नया अनुमान भाई बताया है, कौन बताया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इनका कहना है संयुक्त राष्ट्र ने 2026 के लिए भारत का GDP वृद्धि दर के अनुमान जो लगाया है 6.6% से घटकर बोला है कि भाई अब आपका 6.4% कर दिया है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का चीनी निर्यातक पर जो है 30 सितंबर तक जो है प्रतिबंध। अच्छा क्वेश्चन है। तो चीनी को रिस्ट्रिक्टेड से प्रोहिबिटेड श्रेणी में हस्तांतरित किया गया है। घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता बनाने का जो है ये उद्देश्य है। बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में EV बैटरी की मांग में 10 गुना वृद्धि का अनुमान जो है यहाँ पे क्या है 2032 तक। कब तक? 2032 तक मांग में 200 गीगावाट आप देख सकते हो, है ना, घंटा तक पहुँच सकती है ये, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन EV बैटरी की मांग 2032 तक 200 गीगावाट घंटा तक जो है यहाँ पहुँच सकता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कब तक? 2032 तक ये है। 2025 में जो लगभग मांग है 20 गीगावाट घंटा थी, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या किया है, 14 खरीफ फसलों के लिए MSP में वृद्धि को मंजूरी। अब इसे भी एक बार देख लीजिएगा। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2026-27 विपणन सत्र के लिए 14 कितने, तो आप देख सकते हो 14 खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि की मंजूरी दिया है भाई। सबसे अधिक पूर्ण वृद्धि सूरजमुखी बीज के लिए दिया है कितना, तो 622 प्रति क्विंटल वृद्धि किया है और कपास के लिए 557। और वही धान का सामान MSP जो किया है 72 से बढ़ाकर कितना किया है भाई, ये 2441 प्रति क्विंटल किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल है ना फीड स्टॉक ये मक्का है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मक्का सबसे बड़ा एथेनॉल फीड स्टॉक बना किसका? भारत का। अब यहाँ पे देखिएगा ना, तो यहाँ पे ये है ना ESY, कहिएगा सर ESY क्या है? तो एथेनॉल आपूर्ति वर्ष है। एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में मक्का आधारित एथेनॉल उत्पादन अब देखो कितना, तो 182 करोड़ लीटर है। तो भारत का ये कहीं ना कहीं एक योगदान तो है। अगला क्वेश्चन देख लो, भारत द्वारा सोने और चांदी पर आयात शुल्क कितना, तो 6% से बढ़ाकर 15% जो है ना अब कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले PM मोदी ने इसके लिए खुद घोषणा किए थे, है ना, कि भाई सोना चांदी अभी मत खरीदो, ठीक है। लोग डर गए थे। देखो भाई क्या कहता है ये, नई शुल्क संरचना में जो है 10% मूल्य सीमा शुल्क और 5% कृषि अवसंरचना और विकास उपकरण शामिल इसमें है। कच्चे तेल के बाद सोना दूसरा सबसे बड़ा आयातित उत्पाद बन गया है, आप सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तेल और गैस उत्पादन के लिए रॉयल्टी दरों में कटौती। अब देखो भाई, अनशोर मीन्स तटीय मतलब तटीय कच्चे तेल की जो है रॉयल्टी कितना, तो 16.66 से घटकर 10% और ऑफशोर अपतटीय के लिए कितना, तो 9.09% से, है ना, कितना हो गया, घट करके 8% कर दिया गया है। प्राकृतिक गैस दर जो है 10% से घटकर 8% कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान। अगला प्रश्न है, गैस टैरिफ बाधाओं, ठीक है, गैस टैरिफ बाधाओं की बढ़ती
लागत पर जो है UNCTAD, जिसे हम लोग है ना अंकटैड पढ़ते हैं, इसका रिपोर्ट आया है भाई। ये क्या कहता है, अंकटैड का कहना है कि इनका ये कहना है कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे हम लोग है ना व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटैड ने जो है दृश्य बाधाएं, यहाँ पे दृश्य लिख दीजिए है ना, तो अदृश्य होना चाहिए, अदृश्य ही है, इसे दृश्य कर दीजिए ना, अदृश्य बाधाएं गैर टैरिफ उपायों की लागत नामक रिपोर्ट जो है यहाँ पे जारी किया। ठीक है, रिपोर्ट जारी किया है और कह रहा है, रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है, कौन किया रिपोर्ट जारी, तो है ना, तो अंकटैड किया है रिपोर्ट जारी, ध्यान रखिएगा। तो रिपोर्ट के अनुसार 88% देश के लिए गैस टैरिफ उपाय अब जो है टैरिफ की तुलना में वैश्विक निर्यात पर अधिक लागत थोपते हैं। तो ये तो कम से कम जगह है। अगला क्वेश्चन है, पीली मटर और उड़द दाल के शुल्क मुक्त आयात का विस्तार। अब देखो, केंद्रीय सरकार ने पीली मटर और उड़द, जिसे अरहर हम लोग बोलते हैं ना, तो उड़द के शुल्क है ना, यहाँ पे शुल्क मुक्त कर लीजिए। ठीक है, शुल्क मुक्त कर ले। तो केंद्र सरकार ने पीली मटर और उड़द, मतलब उड़द काले चने जिसे हम लोग कहते हैं ना, उड़द के शुल्क मुक्त आयात की समय सीमा मार्च 2027 तक, कब, मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखिएगा ना, तो भारत दुनिया के सबसे बड़े दलहन उपभोक्ताओं में से एक है, तो ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता में से एक है। अगला क्वेश्चन है, भारत शीर्ष प्रवासन गलियारों में शामिल। अब देखिए क्या, 2024 में है ना, 2024 नहीं होगा मेरे भाई, 2026 होगा। ठीक है, 2026 कर लो इसे, टाइपिस्ट बड़ी गलती किया है। तो 2026 में भारत दुनिया के सबसे बड़े प्रवासन गलियारों में से एक रहा और इसने रिकॉर्ड $134 बिलियन का पर्यटन प्राप्त किया है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो प्रमुख गंतव्य की बात करें तो खाड़ी क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका और यूरोप से। अगला क्वेश्चन है, मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं की कैबिनेट की मंजूरी। ये क्या कहता है, जरा सा देखो भाई। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जिलों में रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान किया। तो भाई कितने जिलों में, तो ध्यान से रखिएगा, 19 जिलों। अगला प्रश्न है, भारत ने एशिया विकास बैंक से सुधारों का किया आग्रह। देखो 5 मई 2025 को भारत ने मनीला स्थित बहुपक्षीय है ना, बहुपक्षीय है, ये पक्षीय, एक मिनट, बहुपक्षीय होगा, तो बहुपक्षीय ऋणदाता ADB एशियाई विकास बैंक ADB में व्यापक सुधार और मजबूत वित्तीय सहायता प्रदान करने की मांग किया। ADB की एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में। कुल इसमें सदस्य देश है 69 और इसका मुख्यालय मनीला है, फिलीपींस में। चलिए, तो अगला सेक्शन हम लोगों का है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों का बैठक किया गया है। ठीक है, कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो ये जो आप हेडलाइन देख रहे हैं ना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए कहाँ के विदेश मंत्री इसमें हिस्सा लिए थे, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के नियंत्रण पर जो है ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री थे वो पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री थे जिसका नाम था तोशी मोत्सु मोटेगा, है ना, मोटेगा ध्यान रख सकते हो, और अमेरिका के विदेश मंत्री जो है मार्को रूबियो के विदेश मंत्रियों ने इसमें भाग लिया था। तो कौन कौन से देश का, तो ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा, जापान, अमेरिका और भारत तो था ही। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे जो है ये जो क्वाड का जो है विदेश मंत्रियों का बैठक किया गया है, तो भारत के नई दिल्ली में। ठीक है, उद्देश्य क्या था, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो मुक्त और जो है खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देना और सीमा पार आतंकवाद पर जो है जीरो टॉलरेंस और तकनीकी दुरुपयोग को रोकना। ठीक है, 1 जुलाई 2025 को वाशिंगटन DC में हुई वार्ताओं को ये आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न है, भारत और साइप्रस के बीच रक्षा और सुरक्षा समझौता हुआ, भारत और साइप्रस के बीच में। तो यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत और साइप्रस, तो दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र ढांचे के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के जो है शीघ्र अपनाने का आह्वान किया और राज्य प्रायोजित आतंकवाद को खारिज किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिक्स में टोटल 5 देश है, जिसमें भारत भी है, ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है ना। तो ये मैं आपको बता दिया हूँ। तो जरा सा देख लीजिएगा। तो ब्रिक्स बैठक में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया गया है 21 मई को नई दिल्ली में। कहाँ पे, तो नई दिल्ली में 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की बैठक में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। ठीक है, किसने, भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत इटली रणनीतिक साझेदारी का जो है रोड मैप। भारत और इटली बड़ी न्यूज़ में था, आपने देखा होगा। तो
एक जो है संयुक्त लेख में पीएम मोदी और इटली के जो प्रधानमंत्री थे जॉर्जिया मेलोडी है ना मेलोनी सॉरी जो कि मेलोडी चॉकलेट आपने खाया होगा शायद, बड़ी चर्चा में उस समय था। तो जॉर्जिया मेलोनी ने भारत इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी के जो है रोड मैप की रूपरेखा प्रस्तुत की। व्यापार का लक्ष्य है भारत और इटली के बीच में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, चूँकि इसे 5 स्टार कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। तो व्यापार लक्ष्य है 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार में 20 अरब जो है यूरो पार करने का लक्ष्य है। अब देखिए फोकस क्षेत्र कौन कौन सा है, तो इसमें जो है आप देखेंगे तो रक्षा है, एरोस्पेस है ना, स्वच्छ तकनीकी है, एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत निर्माण पर जो है ये फोकस किया गया है। ठीक। अगला प्रश्न है भारत और नॉर्वे के बीच में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर जो है समझौता, ये क्या समझौता हुआ है जरा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 16 नहीं बल्कि 18 मई 2025 को ओस्लो में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान CSIR और DSIR ने नॉर्वे के अनुसंधान संस्थानों के साथ जो है विज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास पर जो है प्रमुख समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है भारत UAE रणनीतिक तेल भंडार समझौता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइंड में रखिएगा। तो 16 मई को पीएम मोदी ने अबू धाबी यात्रा के दौरान जो है ना भारत और UAE के बीच ना रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और LPG आपूर्ति पर MOU हुआ है ना। UAE भारत की देखा जाए तो 40% LPG और 11% कच्चे तेल की ज़रूरत को पूरा करता है, पूछे जा सकते हैं, ये लाइन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इससे पूर्व 2018 में कर्नाटक के जो है मंगलुरु में जो है 5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार पर जो है सहमति बनी थी। UAE ने भारतीय बुनियादी ढांचों में $5 बिलियन निवेश की घोषणा भी की। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत ओमान अंडर सी गैस पाइपलाइन परियोजना, अभी इतना न्यूज़ में था कि मत पूछिए। ठीक है ना, कौन कौन सा, तो भारत ओमान अंडर सी है ना, समुद्र के अंदर में पाइपलाइन बिछाने का वो चल रहा है। तो देखो मार्ग जो है रास अल जिफान जो कि ओमान से पोरबंदर गुजरात में है, वहाँ तक जो है लगभग कितना है ये, तो 1600 से लेकर 2000 किलोमीटर, अधिकतम गहराई कितना है यहाँ पे, तो 3450 मीटर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखिएगा, 14 मई 2026 को रिपोर्ट के अनुसार भारत ओमान रास अल जिफान, जगह का नाम भी है रास अल जिफान से गुजरात के पोरबंदर है ना, रास अल जिफान से गुजरात के पोरबंदर तक जो है, गुजरात के पोरबंदर, और दोनों के बीच की दूरी मैं आपको बता ही दिया हूँ, 1600 से लेकर 2000 किलोमीटर के आसपास में ये दूरी है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा है ना। तो एक जो महत्वाकांक्षी डीप सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना को गति दे रहा है दोनों देश के बीच में। ठीक है, लागत की बात कर ले तो ये 40,000 करोड़ से 43,000 करोड़ इसमें लागत लगेगा। और यह जो है ओवेन फ्रैक्चर जोन जो है ना, फ्रैक्चर जोन और सिंधु फैन से जो है होकर गुजरेगी। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जो बोल रहा हूँ महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है भारत ओमान CEPA 1 जून से लागू, 1 जून से यहाँ से लागू हो रहा है। अब ये क्या है मेरे भाई, देखो भारत ओमान CEPA 1 जून से लागू हुआ। ये कि ये 13 मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है ना, दोबारा सुनिए मैं क्या बोला इस लाइन को, CEPA मतलब कि ये है ना आर्थिक साझेदारी समझौता है ना, 1 जून 2026 से, कब से, तो 1 जून CEPA 1 जून, ये अलग है 1 जून से लागू हो रहा है। मैं रिपीट कर दूं, भारत ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CEPA कहते हैं, 1 जून 2026 से लागू होने की उम्मीद है। समझौते की स्थिति की बात कर ले तो इस व्यापार समझौते पर दिसंबर 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे। ओमान ने फरवरी 2026 में शाही फरमान जारी किए और इसका पुष्टि भी कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये भाई आप बता दो कि ये है क्या, CEPA है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, जिसे हम लोग कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं है ना, CEPA है ना, कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक है ना पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। यह एक प्रकार का उन्नत मुक्त व्यापार समझौता, जिसे हम लोग FTA है ना, ये है जो केवल वस्तुओं के व्यापार से परे जाकर सेवाएं, निवेश और आर्थिक सहयोग को भी कवर करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कब से लागू हो रहा है आप देख सकते हो, भारत और ओमान के बीच में 1 जून 2026 से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्वेश्चन है H1B वीजा धारकों के लिए जो है न्यूनतम वेतन वृद्धि का प्रस्ताव। अच्छा ये क्या है, अभी ये भी चर्चा में था। तो देखो भाई रिपोर्ट के अनुसार 27 मार्च 2026 को अमेरिकी श्रम विभाग ने H1B वीजा श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव जारी किया है। तो अमेरिका ने ऐसा काम किया है, तो ये थोड़ा सा चर्चा में था, तो इसलिए भी आप एक बार ध्यान में रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है वियतनाम के राष्ट्रपति, क्या नाम है इसका, टो लेम की भारत यात्रा 6 मई को
अब ये भी थोड़ा सा चर्चा में था, बिल्कुल आप ऐसे स्किप नहीं करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति टोलेम, इसका नाम ही है टोलेम। तो देखो वियतनाम के राष्ट्रपति टोलेम भारत की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान उन्हें नई दिल्ली, कहाँ पे, तो नई दिल्ली, इस लाइन को ध्यान रखना, नई दिल्ली में औपचारिक और पारंपरिक स्वागत प्रदान, नई दिल्ली में औपचारिक और पारंपरिक जो है स्वागत प्रदान किया गया। ठीक है, कहाँ के थे भाई, तो वियतनाम के। ध्यान रखिएगा, भारत और वियतनाम के मध्य जो है 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित हुआ था, आप सबको पता है। अब यहाँ पे देखो एक्ट ईस्ट नीति और आसियान के तहत जो है वियतनाम भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। ठीक है, देश है। अगला प्रश्न है यूएई का ओपेक से बाहर निकलने की फैसला। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कारण क्या है, राष्ट्रीय ऊर्जा हितों को प्राथमिकता देना और उत्पादन क्षमता 4.8 बिलियन बैरल प्रतिदिन बढ़ाना। ओपेक की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। 1960 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है ओपेक का वियना ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया देश है ना। अगला सेक्शन है हम लोगों का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो भाई, तमिलनाडु और गुजरात में नई है ना अंतरिक्ष सुविधाओं को मंजूरी। अब देखिए अंतरिक्ष विभाग यानी जो है अहमदाबाद खारूज में स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क और तमिलनाडु के कहाँ पे, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था, हाँ तमिलनाडु के जगह का नाम है भाई थूथुकोरी, है ना। थूथुकोरी कहाँ पे है, तो कुलेश्वर पट्टनम में है, पट्टनम के पास है, तमिलनाडु में है। उसमें स्पेस व्हीकल क्लस्टर के लिए जो है ना मान्यता तकनीकी सुविधाओं को मंजूरी दी और 21 मई 2026 को। तो ये डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तमिलनाडु और गुजरात में नई अंतरिक्ष सुविधा की मंजूरी दिया है, तो ये पूछे जा सकते हैं कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अहमदाबाद के जो है ना खरूज जगह है स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क और तमिलनाडु के थूथुकोरी जो कि कुलेश्वर पट्टनम के नज़दीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। अब देखो संचालन यहाँ से जो किया जाएगा तो IN स्पेस करेगा और यहाँ पे राज्य सरकार को भूमिका देगी, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आ गया भाई फिर से, IN स्पेस द्वारा PSLV तकनीकी के पूर्ण हस्तांतरण की जो है पेशकश। अब ये थोड़ा सा देख लो इसके बारे में भी। तो देखो मेरे भाई, INS स्पेस ने भारतीय उद्योग को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण की पेशकश की है। अब इसके बारे में मैं बात करूँ, पत्रता की बात करूँ तो न्यूनतम कितना है, तो 7 वर्ष के संचालन, 5 वर्ष के एरोस्पेस अनुभव और 400 करोड़ के जो है नेटवर्क है ना, सॉरी टर्नओवर या 1000 करोड़ का जो है मूल्यवान वाली भारतीय गैर सरकारी संस्था इसके लिए पात्र है। तो अभी चर्चा में था, तो माइंड में थोड़ा सा रखिए। अब इसमें इसरो का सहयोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो देखो भाई, इसरो की बात करें तो इसरो 30 महीने तक या 2 PSLV लॉन्च होने तक बुनियादी ढांचे और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, रॉस आइस सेल्फ, है ना, आप सबको बताइए अभी चर्चा में था। तो रॉस आइस सेल्फ के नीचे सूक्ष्म जीवों की खोज किया गया। अब कहिएगा सर ये इंपॉर्टेंट है क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन पढ़ रहे हो और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो अंटार्कटिका के जो है रॉस आइस है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप आप सबको पता है, इसका मैक्सिमम एरिया बर्फ से ढका हुआ है। तो ये सामने आया है कि नेचुरल कम्युनिकेशन की रिपोर्ट, अच्छा रिपोर्ट कौन दिया है, तो नेचुरल कम्युनिकेशन की रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ता ने अंटार्कटिका के रॉस आइस सेल्फ जो है ना के साइक्रोमीटर नीचे पनप रहे सूक्ष्मजीव समुदाय का पहचान किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खोजा गया है ये रसायन संश्लेषण से जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं ये जीव, तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रॉस आइस सेल्फ की बात कर ले, यह अंटार्कटिक में स्थित जो है सबसे बड़ा तैरता हुआ आइस सेल्फ है जो अंटार्कटिक बर्फ की चादर का एक विस्तार है। इसके नीचे का समुद्री जल लंबे समय तक अंधेरे और अत्यधिक ठंडे वातावरण में रहता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला है भाई नैनो गोल्ड, है ना, नैनो गोल्ड एम्बेडेड, है ना, अल्ट्रा थीन फ्लेक्सिबल फिल्म। थोड़ा सा ये नाम उटपटांग जरूर है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखो भाई 20 मई 2026 के आसपास प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में INST कहते हैं, तो इन्होंने क्या किया, INST ने मोहाली द्वारा नैनो गोल्ड और एम्बेडेड अल्ट्रा थीन फ्लेक्सिबल फिल्म विकसित जो है 20 मई 2026 को किया है। यह तापमान परिवर्तन को विद्युत संकेत में बदलती है ना, और कहा जा रहा है ये पायरो जो है ना इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण ऐसा होता है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के शुक्र, अच्छा ये क्या है भाई, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि पायरो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। यह कुछ विशिष्ट पदार्थ होता है और ये पदार्थ का वह गुण है जिसमें तापमान में परिवर्तन होने पर जो है सामग्री के भीतर विद्युत जो है ध्रुवीकरण
विद्युत का ध्रुवीकरण बदल जाता है जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसी तरीके का कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हो, भारत के शुक्र ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान का में जो है शुक्रयान में स्वीडन शामिल, स्वीडन देश शामिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते कौन से देश भारत के शुक्र मिशन है ना, भारत के शुक्र ऑर्बिटर मिशन में मतलब शुक्रयान में कौन से देश शामिल हो रहे हैं, तो स्वीडन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखो भाई, स्वीडन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस बोल सकते हो, तो स्वीडन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स, फिजिक्स जो है फिजिक्स किधर चला गया, एक मिनट, फिजिक्स, हाँ, तो फिजिक्स विनसियन न्यूट्रल एनालाइजर है ना, एनालाइजर जिसे शॉर्ट फॉर्म में VNA विकसित करेगा इसको। मिशन की रूपरेखा की बात कर ले तो भाई जरा सा इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो 1236 करोड़ का मिशन और ये जुलाई 2028 तक शुक्र पर पहुंचेगा और 19 अपोलो है ना, 19 पेलोड, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये सही है, 19 पेलोड ले जाने वाला यह मिशन शुक्र के घने वायुमंडल, ज्वालामुखी सतह और बादलों की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है चंद्रयान 3 लैंडर का ना कंट्रोल्ड होप एक्सपेरिमेंट प्रयोग। आप थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लीजिएगा। चंद्रयान 3 लैंडर का नियंत्रित होप प्रयोग। अब यहाँ पे हुआ ये कि अभी एक 18 मई 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने सितंबर 2023 में चंद्रयान की सतह पर एक नियंत्रित होप प्रयोग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। आप सबको पता होना चाहिए, वही प्रदर्शन किया था। तो कह रहा है कि ये रेगोलिथ अब कहेगा सर ये रेगोलिथ क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। रेगोलिथ की बात कर ले तो यह चंद्रमा की सतह को ढकने वाली ढीली धूल या मिट्टी और टूटे हुए चट्टान के टुकड़ों की बाहर की परत है रेगोलिथ। इसके अध्ययन से लैंडिंग सुरक्षा और नमूना संग्रह की स्थितियों का सटीक आकलन किया जाएगा। समझ रहे हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, पोखरण परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा का वर्षगांठ है भाई, ये क्या है, अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लो। तो 17 मई 2026 को भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 से ये इसका वर्षगांठ मनाना शुरू किया। तो इसका वर्षगांठ मनाई गई, शुरू 18 मई 1974 से हुआ और इस बीच अमेरिका परमाणु प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया। ठीक है, प्रथम परीक्षण मैं आपको बता दूँ 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में प्लूटोनियम का उपयोग कर भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, जिससे भारत का छठा परमाणु संपन्न देश बना था। ठीक है, अब देखो भाई, ऑपरेशन शक्ति की बात कर ले, ऑपरेशन शक्ति की बात कर ले तो ऑपरेशन शक्ति ना, इसके बाद 1998 में भारत ने पोखरण 2 का ऑपरेशन शक्ति के तहत जो है 5 परमाणु परीक्षण किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन है भारत ने E30 पेट्रोल मानक की अधिसूचना जारी किया, ये क्या है। तो 17 मई को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से E30 तक जो है एथेनॉल मिश्रण के लिए नए पेट्रोल मानकों की अधिसूचित किया और जो 15 मई 2026 से प्रभावी रहेगा। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय AI डॉक्टर्स मिशन का लॉन्च हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिए। तो 17 मई को जो है नई दिल्ली में आयोजित हेल्थ AI कॉन 2000 है ना, AI दोबारा सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ, नई दिल्ली में आयोजित हेल्थ AI कॉन 2026 में भारत के चिकित्सा क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय AI डॉक्टर्स मिशन का नाम क्या है, राष्ट्रीय, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, लिखा हुआ हाईलाइट कर देता हूँ, राष्ट्रीय AI डॉक्टर्स मिशन लॉन्च किया गया है। कहाँ से, दिल्ली से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है भाई, तो इस मिशन का उद्देश्य ये है कि आप देख सकते हो, इसका उद्देश्य है कि मेडिकल डायलॉग्स और जो है नेशनल मेडिकल फोरम द्वारा शुरू किया गया यह डॉक्टर्स है ना, यह डॉक्टर नेतृत्व वाला मिशन पेशेवर को AI कौशल, नैदानिक अभ्यास और नैतिक उपयोग में प्रशिक्षित करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्वेश्चन है एंथ्रोपिक और गेट्स फाउंडेशन की AI साझेदारी। थोड़ा सा ऐसे भी देख लो, तो कह रहा है कि वैश्विक स्वास्थ्य शिक्षा और कृषि के लिए AI उपकरण विकसित करने हेतु कितना डॉलर, $200 मिलियन की साझेदारी किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा 2025 में रिकॉर्ड कितना, तो 44 गीगावाट सौर क्षमता में वृद्धि करेगा। ठीक है ना, भारत का लक्ष्य। तो भारत ने 2025 में रिकॉर्ड कितना किया है भाई, तो 44 गीगावाट सौर क्षमता जोड़कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया। मार्च 2026 तक भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितना हो गया है भाई, कह रहा है कि 150.2 गीगावाट AC तक पहुंच गई है, जिससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा एक हंता वायरस का नाम जरूर सुना होगा। तो हंता वायरस प्रकोप क्या है भाई, जरा सा देख लो। तो देखो USA के रोग नियंत्रण
और रोकथाम केंद्र ने हंता वायरस प्रकोप को लेवल 3 आपातकालीन प्रतिक्रिया के रूप में वर्गीकृत किया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में देखिए ना, तो बड़ी इसमें दिलचस्प है। यह प्रकोप डच क्रूज शिप से जुड़ा जिस पर जो है 150 यात्री सवार थे, और 2 मई 2026 को पहला मामला सामने आया था। 2 मई को ये पहला मामला सामने आया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हंता वायरस मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो चूहा और अन्य जो है कृदंत के जो है जीवों के मलमूत्र और लार से संपर्क में आने वाला या फैलने वाला ये घातक जो है संक्रामक बीमारी है। ठीक है, इसके वायरस जो है ना, इसके वायरस होना चाहिए, वायरस हवा के जरिए सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, तो हंता वायरस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम पहला को देख लीजिएगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये, विक्रम पहला। ठीक है, विक्रम फर्स्ट। देखो 1 मई 2026 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री है ना ए रेवंत रेड्डी ने स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत में पहली निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम वन कौन सा, ये थोड़ा सा लाइन ध्यान रखना, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 1 मई 2026 को तेलंगाना के सीएम ने, ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस के रॉकेट विक्रम वन के, है ना, विक्रम वन के उड़ान हाईवेयर को रखना, अच्छा एक मिनट को यार, उड़ान हार्डवेयर को होना चाहिए, हार्डवेयर को रवाना किया। ठीक है, हार्डवेयर को यहाँ पे रवाना किया। विक्रम फर्स्ट थोड़ा सा ध्यान रखना, कहाँ से, तो आपने देख लिया। इसके बारे में और थोड़ा सा देख ले तो 350 किलोग्राम पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कहाँ से ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहाँ पे स्थापित किया गया, सॉरी, तो ध्यान। अगला सेक्शन है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो ये 22 मई 2026 को मनाया गया, प्रत्येक साल 22 मई को मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि इस साल का थीम क्या था 2026 का, तो वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना इस बार का थीम था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक तौर पर 22 मई को इस दिवस को मनाने के रूप में घोषित किया था। ठीक है, अब 1993 से 2000 तक यह दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता था, और उसके बाद में डेट बदल कर क्या किया भाई, 22 मई किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अलकनंदा भागीरथी बेसिन में नई जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक लगाया है। तो केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में गंगा नदी की ऊपरी क्षेत्र अलकनंदा भागीरथी बेसिन में तो 7 जो है स्वीकृत परियोजनाओं की अतिरिक्त जो है कोई नई जल विद्युत परियोजना नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये अभी चर्चा में था, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराष्ट्र ने 23,404 आर्द्र भूमि का दस्तावेजीकरण पूरा किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में था और पूछा जाए भाई किसने किया 23,404 आर्द्र भूमियों का दस्तावेजीकरण, तो महाराष्ट्र ने। तो देखो भाई, अहमदनगर जिले में सर्वाधिक कितना, तो 1596 आर्द्र भूमियाँ हैं, और इसके बाद नासिक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, गंगा सॉफ्ट सेल कछुए। अच्छा, ये अभी क्यों चर्चा में है, मैं थोड़ा सा, आर्द्र दिवस प्रत्येक साल जो मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, वेटलैंड डे आप सबको पता होना चाहिए। चलिए, तो हाँ, ये बता रहा था, गंगा सॉफ्ट सेल कछुए देखो 15 मई 2026 को लुप्तप्राय प्रजातियां दिवस के अवसर पर असम के काजीरंगा, कहाँ पे भाई, थोड़ा सा देख लो, तो यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, 15 मई को लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के अवसर पर असम के काजीरंगा, कहाँ पे, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत, है ना, का पहला सैटेलाइट टैग किया गया, है ना, और गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ छोड़ा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, नील्स निया गेंगिटी का इसका वैज्ञानिक नाम। इसे कहाँ, कौन से कैटेगरी में रखा गया है, तो भाई इंजर्ड, है ना, इन जेंडर जो है कैटेगरी में रखा गया। पूछा जाएगा कि भाई इसका IUCN स्टेटस क्या है, तो इन जो है जेंडर्ड कैटेगरी में रखा गया है, ध्यान रखना। अब थोड़ा सा देख लो, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान प्राप्त करता है, आपको पता ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक ने ग्राम पंचायत जलवायु कार्य योजना का मसौदा तैयार किया, किसने, कर्नाटक राज्य ने। ठीक है, अब ये भी अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि 13 मई 2026 को घोषित योजना के अनुसार कर्नाटक ने 5,994 कितना, 5,994 ग्राम पंचायत और 340 शहरी स्थानीय निकायों के लिए अपनी स्थानीय जलवायु कार्य परियोजना का मसौदा तैयार किया। ठीक है, और यह पहला यह जो है पहल राज्य जलवायु कार्य योजना, मतलब एपेक आप बोल सकते हो, एसपेक, है ना, SAPCC संस्करण 2 से जुड़ी है, जिसे 2024 में पेरिस समझौते के अनुरूप जो है अद्यतन किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पुणे महाराष्ट्र में है, तो पुणे में भारत का पहला जो है
कम उत्सर्जन क्षेत्र LEZ स्थापित होगा कहाँ पे? महाराष्ट्र के पुणे में। पुणे नगर निगम द्वारा शिवाजी नगर क्षेत्र में भारत का पहला लो एमिशन जोन है ना, जिसे LEZ बोलते हैं, इसे काट दो, ये लो एमिशन जोन है ना, लो LEZ स्थापित जो है करने की घोषणा किया। ठीक है, अगला प्रश्न है दिल्ली में जो है, कहाँ पे? दिल्ली में लिगेसी वेस्ट में जो है जलमग्न भूमि का पुनरुद्धार किया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जलमग्न होना चाहिए। ठीक है, जलमग्न होना है ना, जलमग्न भूमि का पुनरुद्धार जो है किया गया। ठीक है, तो दिल्ली नगर निगम में थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा, बता दूं क्या? तो दिल्ली नगर निगम में ओखला और भलसवा को किसको तो दोबारा सुनिए, दिल्ली नगर निगम में देखा जाए तो कहाँ पे? ओखला और भलसवा को 2026 तक और गाजीपुर को 2027 तक साफ करने का लक्ष्य रखा गया। बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, क्वेश्चन है कि तिमोर ग्रीन पीजन पर जो है विलुप्त का खतरा। अब ये क्यों अभी चर्चा में था, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तिमोर ग्रीन पीजन पर विलुप्त का खतरा, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसकी अनुमानित वैश्विक आबादी अब जो है तिमोर की मैं बात कर लूँ तो देखो जर्नल में प्रकाशित, मतलब ORXY, दोबारा सुनिए, ये जो कहाँ पे प्रकाशित हुआ था आप ORYX है ना, जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार तिमोर द्वीप का स्थानिक पक्षी जिसका नाम है तिमोर ग्रीन पीजन है ना, तिमोर ग्रीन पीजन गंभीर विलुप्त के जोखिम का सामना कर रहा है। पूछे जा सकते हैं ये कहाँ पे है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तिमोर द्वीप का स्थानिक पक्षी है, तिमोर ग्रीन पीजन पक्षी है ये। ठीक है, और इनकी संख्या 2000 से घट करना कहा जा रहा है मात्र 100 से 500 के बीच में रह गया है। ठीक है, और इसका स्टेटस की बात कर ले IUCN में देखा जाए तो इसमें भी क्या है भाई, तो आप कह सकते हो इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसे भी रखा गया है ना, और कह रहा है कि अब इसे क्रिटिकली इन जेंडर श्रेणी में डालने का प्रस्ताव किया गया है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कौन सा, डायरेक्टली यहाँ से पूछे जा सकते हैं अभी जो है तिमोर ग्रीन पीजन को कौन से कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है ना, रखे जाने के प्रस्ताव भेजा गया है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, लद्दाख की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए है ना बफ टीफ मोथ, बहुत इंपॉर्टेंट, बफ टीफ मोथ जो है बना खतरा है ना। ये क्या है जरा सा देखिएगा, तो यह एक ना क्या है भाई, क्योंकि अच्छा ये अगर पूछा जाए तो कहाँ पर प्रकाशित किया गया था, तो भाई प्रकाशित समाचार के अनुसार उच्च ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र लद्दाख में बफ टीफ मोथ नामक कीट है ये है ना, ये कीट का नाम है बफ टीफ मोथ, एक कीट है, ठीक है ना, कीट है। तो एक कीट की प्रजाति का प्रकोप कृषि संकट में उत्पन्न हुआ है, कृषि के लिए खतरा है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कहाँ पे, तो ये लद्दाख का क्षेत्र में। ठीक है ना, अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है दिल्ली में ग्राउंड लेवल आयोजन प्रदूषण की समस्या, ग्राउंड लेवल। अब देखो ये भी अभी चर्चा में है तो यहाँ पे वही लिया हूँ जो इंपॉर्टेंट है। देखो एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में ग्राउंड लेवल ओजोन एक प्रमुख वायु प्रदूषण का चिंता उभर के जो है सामने आया है। वहाँ पे लिखते हैं वाहनों का भारी यातायात, औद्योगिक उत्सर्जन और गर्म तापमान दिल्ली में इसके निर्माण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, विटली पुरस्कार 2026। देखो भारतीय, और ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ क्योंकि ये अभी बड़ी न्यूज़ में था। तो भारतीय संरक्षणवादी परवीन शेख, कौन है भाई परवीन शेख को इंडियन स्कीमर पक्षी रक्षा के लिए एक समुदाय आधारित मॉडल विकसित करने हेतु प्रतिष्ठित जो है वीटली अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये अवार्ड पक्षी को जो रक्षा प्रदान करते हैं ना, उसके संरक्षण के में जिसका योगदान है ना, उसको दिया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इंडियन स्कीमर पक्षी की रक्षा के लिए एक समुदाय आधारित मॉडल विकसित करने हेतु। ठीक है, किसका नाम क्या था भाई, मैं आपको बता दूं, परवीन शेख को ये पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इंडियन है ना स्कीमर एक नई तटीय पक्षी है, इसकी वैश्विक आबादी लगभग जो है 3000 का है, जिसमें 90% से अधिक हिस्सा भारत में है ना। विटली पुरस्कार को जो है ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ऑस्कर में ग्रीन ऑस्कर का पुरस्कार भी कहा जाता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, भारत के 13 प्रमुख जलाशयों का जल स्तर 50% से 50% से नीचे, और विश्व के 100 सबसे गर्म शहर में 97 भारत में है, 100 में से 97 भारत में है। भाई ये बड़ी समस्या की बात है। ठीक है, अगला सेक्शन है रिपोर्ट एवं सूचकांक, जो कि जुलाई महीने का हम लोग कर रहे हैं। तो देखो भाई NCDEX का पहला मौसम डेरिवेटिव रेन मुंबई, अब कहिएगा सर ये क्या है रेन मुंबई, चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई 20 मई 2026 को नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, जैसे हम लोग NCDEX कहते हैं, ने भारत का पहला सेबी अनुमोदित एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव
बंद लॉन्च किया है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ से ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब देखो भाई, NCDEX और IT मुंबई द्वारा विकसित यह अनुबंध IMD के आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करके, है ना, लॉन्ग पीरियड, है ना, एवरेज से वास्तविक बारिश और विचलन को मापता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे देखो भाई, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो ये क्या है, इसका नाम है भाई LEADS 2025 रिपोर्ट जारी किया है। तो सॉरी, गला खराब है, कंटिन्यू हम आपको वीडियो दे रहे हैं। तो देखो भाई, ये 14 मई को केंद्रीय वाणिज्य एवं जो है उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में ये जारी किया गया है। तो यह रिपोर्ट राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटती है। एक तो आप सबको पता है, एक तो हो गया एक्सेलेंपर्स जो शीर्ष कैटेगरी में, दूसरा है यहाँ पे हाई जो है परफॉर्मर्स, तीसरा आप देख सकते हो एक्सीलेंटर्स, और चौथा जो है ग्रोथ सीकर्स। ये 4 कैटेगरी में बांटा है। तो अब यहाँ पे देखिएगा ना, तो राज्यों का प्रदर्शन तमिलनाडु, यूपी, मिजोरम और दिल्ली, ये किस में है, तो एग्जाम्पलर्स में है, एग्जाम्पलर्स सूची में है। जबकि गुजरात हो गया, केरल, महाराष्ट्र, ये हाई जो है परफॉर्मर्स में शामिल है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखें। अब ये वाला तो आपको रट जाना है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। देखो भाई, 12 मई को जारी इंडेक्स के अनुसार भारत पासपोर्ट अपने पिछले 75वें स्थान से खिसक कर जो है 78वें 78 स्थान पर आ गया है। समझ रहे हो ना, स्थान चेंज कर लिया। तो पहले था 75 पे, अब 78 पे चला गया है। ठीक है, भारतीय पासपोर्ट धारकों को वर्तमान में 56 गंतव्यों के लिए वीजा मुक्त और आगमन पर जो है वीजा की सुविधा पर्याप्त है। अगला प्रश्न है भाई, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्ड रिपोर्ट 2026 ये जारी किया गया है। और ये रिपोर्ट पता है चर्चा में क्यों है, अभी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि 11 मई को, ध्यान रखें, 11 मई 2026 को न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट मतलब UNFF के जो है 21वें सत्र के दौरान जो है UNDESA और UNFF द्वारा संयुक्त रूप से ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स, है ना, रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो रिपोर्ट में जो है यहाँ पे देखेंगे तो जलाऊ लकड़ी विशेषकर उप सहारा अफ्रीका और एशिया में की बढ़ती मांग और कृषि विस्तार को वैश्विक वन हानि का प्रमुख कारण बताया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, उड़ीसा PMAYU 2.0 आवास निर्माण में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, उड़ीसा पहले स्थान पर आ गया। उड़ीसा ने मार्च 2025 से 2026 मार्च 2026 तक लगातार घर निर्माण में अपना पहला स्थान बनाकर, कौन सा, तो PM मोदी का जो स्कीम था ना, PMAYU जो है ना 2.0 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु सिविल्स की सबसे तेजी से बढ़ती शहरों की रैंकिंग में शीर्ष पर, कौन भाई, बेंगलुरु, कर्नाटक। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिविल्स के ग्रोथ हब्स इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु को जो है 2035 तक दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख शहरों के रूप में स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 भी जारी किया गया है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जो ना, विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, दोबारा सुनिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 जारी किया गया। तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया यह रिपोर्ट। ठीक है, भारत कितने पे, तो 180 में से, 180 देशों में से भारत का स्थान एकदम बेकार है, 197वें स्थान पर है। समझ लो ना। प्रथम स्थान पे कौन है भाई, तो नॉर्वे है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अंतिम स्थान पर कौन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन है, तो अंतिम स्थान पर जो है, तो प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। ठीक है, और अंतिम स्थान पर इरिट्रिया है, आप देख सकते हो 180 स्थान पर। ठीक है, और चाइना का स्थान भी खराब है, भारत से खराब है भाई, 178 स्थान पर है। उत्तरी कोरिया का 179 पे। अगला सेक्शन है योजना एवं कार्यक्रम। तो यहाँ पे देख लो भाई, कोयला गैसीकरण योजना अभी ये चर्चा में, तो ये जो शुरू किया गया है 13 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ के परिव्यय वाली इस योजना का मंजूरी दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य क्या है मेरे भाई, तो लक्ष्य है यहाँ पे 75 मिलियन टन कोयला लिग्नाइट का गैसीकरण करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2030 तक राष्ट्रीय गैसीकरण लक्ष्य 100 मिलियन टन रखा गया है। ठीक है, इससे होगा क्या कि यहाँ पे LPG, यहाँ पे लिख दो, LNG, यूरिया, अमोनिया और इथेनॉल में यातायात पर निर्भरता कम हो, इसके लिए सरकार इस पर जोड़ दिया। अगला है भाई मेड इन इंडिया ब्रांड योजना। अच्छा, ये क्या है, देखो 12 मई 2026 को भारत सरकार ने शुरू करने की योजना किया है भाई। और उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आप देखेंगे तो भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक पहचान बनाना और यातायात पर जो है निर्भरता कम करना। लक्षित उत्पादन जो है इसमें क्या है भाई, तो लगभग 100 उत्पाद, ऑटोमोबाइल, है ना, मोटरसाइकिल पार्ट्स, ये सब इसमें रखा गया है। ठीक है,
अगला देखिएगा, तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2026 का शुभारंभ किया गया। अब देखो 11 मई 2026 को केंद्र सरकार ने शुरू किया। पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है भाई, तो अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कौशल विकास के तहत इंटर्नशिप कराना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, जिसमें पात्रता क्या है भाई, तो ITF पास, कौशल विकास केंद्रों के उम्मीदवार व बेरोजगार युवा, जो कि आप देख सकते हो। अवधि 12 महीने का टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है ना। 2024 से 25 में कितना, तो 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर के साथ, है ना, पायलट चरण शुरू किया गया था, ठीक है ना। पायलट चरण जो है यहाँ पे शुरू किया है ना, पायलट चरण शुरू किया, आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है भाई, जन सुरक्षा योजना के 11 वर्ष पूरे। आप सबको बताया 11 मई 2026 को PMSBY, PMJJBY और APY के कितने, तो 11 वर्ष पूरे हुए हैं। शुरुआत इसका हुआ था, आप सबको पता है, 11 मई 2015 को PM नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो आप सब जानती हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, श्रमिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच योजना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो श्रम मंत्रालय ने 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रव्यापी मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना शुरू किया है, ठीक है। इस योजना में हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि जैसे जांचें शामिल है, ठीक है। अब देखिएगा, यह योजना सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों और संबद्ध सुविधाओं के माध्यम से लागू किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, और PRSHAST, जिसे आप बोलेंगे परस्त, है ना, क्या नाम है इसका, परस्त, PRASHAST, परस्त, यहाँ पे लिख देता हूँ, हिंदी में भी लिख के देगा, परस्त, है ना, परस्त 2.0 का शुभारंभ हुआ। देखो NCERT ने स्कूली बच्चों में विकलांगता की शीघ्र पहचान के लिए इसे लॉन्च किया है। पूछे जा सकते हैं किससे संबंधित है, तो थोड़ा सा भी इसके बारे में पकड़ रहेगा तो क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा, ऑप्शन आएगा। तो यह मोबाइल और वेब, है ना, प्रारूपों में उपलब्ध है। इसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत लॉन्च किया गया है, आप सबको पता है। ये सारे डेटा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, स्वामित्व योजना को विकासशील देशों के लिए मॉडल के रूप में मान्यता, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, IMM अहमदाबाद ने विश्व बैंक के समक्ष स्वामित्व योजना को एक सफल ग्रामीण संपत्ति मैपिंग और शासन मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लो, जल जीवन मिशन 2.0 3 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 राज्य कौन सा है, देखो जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत उत्तराखंड, कर्नाटक, त्रिपुरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड, कर्नाटक, त्रिपुरा के साथ, है ना, रिफॉर्म क्लिक्ड समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिएगा इसमें, तो उत्तराखंड 98%, कर्नाटक 87% और त्रिपुरा 86%, है ना, क्रियात्मक घरेलू नल कनेक्शन हासिल कर लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे तो ग्रामीण घरों में 100% नल कनेक्शन कवरेज हासिल करने का लक्ष्य बढ़ाकर दिसंबर 2028 तक किया जाएगा, ठीक है, लक्ष्य है 2028 तक 100%। अगला जो है चर्चित व्यक्ति, देखो भाई यहाँ पे अस्क्वाई जो है ना, यहाँ पे लिख लो, स्क्वाड्रन लीडर सान्या का नाम आपने जरूर सुना होगा, चर्चा में था। तो स्क्वाड्रन लीडर सान्या भारतीय वायुसेना में प्रतिष्ठित श्रेणी 1 में क्वालिफाइड फ्लाइंग, है ना, इंस्ट्रक्टर योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला बन गई है, इसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। कामी रीता अभी चर्चा में है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेपाली शेर्पा गाइड का कामी रीता ने 17 मई को, है ना, 17 मई 2026 को रिकॉर्ड 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर का फतह किया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़। अगला है भाई इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्तियां हैं, इसे देख लीजिए। तो श्री सौरभ विजय की बात कर ले, तो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और इन्होंने जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मतलब UIDAI के नए CEO के रूप में पदभार संभाले हैं श्री सौरभ विजय। यहीं पर अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे क्या नाम है अगले व्यक्ति का, रथिंद्र बोस की बात कर ले, तो यह जो है पश्चिम बंगाल के 18वीं विधानसभा के निर्विरोध स्पीकर चुने गए रथिंद्र बोस, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब अगला है यहाँ पे सहदेव यादव, ये जो है भारतीय वेटलिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष और दक्षिणी एशियाई वेटलिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में सम्मानित चुने गए हैं। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे सबीना यादव SAWF की CEO नियुक्त किए गए। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके सामने है रामचंद्र दत्तात्रेय, है ना, इसकी मैं बात कर लूँ तो रामचंद्र दत्तात्रेय इसका नाम है हुद्दार, है ना। तो ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रामचंद्र दत्तात्रेय हुद्दार को 8 मई 2026 को प्रवेश परिवक्षक समिति के CEO चेयरपर्सन नियुक्त किया गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। ये अगला क्वेश्चन है भाई, कॉन्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मतलब NS राजा
सुब्रमण्य की बात कर लूँ तो ये अगले चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस नियुक्त हुए हैं 30 मई से पदभार ग्रहण किए हैं। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लिए हैं। ठीक है, तो राजा सुब्रमण्य थोड़ा सा ध्यान रखना। ये शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए सीएम बने हैं, आप पश्चिम बंगाल के, आपको बताइए। अगला है यहाँ पे कृष्ण स्वामीनाथन की बात कर लो तो ये नौसेना के प्रमुख नियुक्त किए हैं। इन्होंने एडमिरल दिनेश त्रिपाठी का स्थान लिया है। अगला है यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला की बात कर ले तो ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। और यहीं पे मैं बात कर लूँ श्री शशि शेखर वेम्पति की, तो यह जो है केंद्रीय CBFC का मतलब कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष और 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखो डॉक्टर जो है जोराम अनिया की बात करो तो पीएम मोदी का, किसका, पीएम मोदी के, पीएम मोदी ने इन्हें नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करने का मंजूरी दिया है। बहुत ये वे जो है अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर से इस पद के लिए नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति है, इसलिए महत्वपूर्ण हो। अगला क्वेश्चन है भाई आशुतोष गोवा रिकर की बात कर ले तो यह जो है 97 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया IFFI का फेस्टिवल्स डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, आप सबको पता है ना। और इसका आयोजन जो है नवंबर 2026 में होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निधन वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, भूपेन प्रमुख निधन। तो भुवन चंद्र खंडूरी की बात कर लूँ तो यह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता, देहरादून में इसका निधन हो गया। यहीं पे बात कर लो अगर टेंड टर्नर की तो यह जो है प्रसिद्ध मीडिया उद्यमी और 1980 में CNN की शुरुआत में विश्व का पहला 24 घंटे का समाचार पत्र चैनल था, आपको पता होना चाहिए। पुरस्कार की बात कर ले, प्रमुख पुरस्कार यहाँ से देख लीजिए। इसमें पुरस्कार में ना पुलित्जर पुरस्कार 2026 वाला थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 2 भारतीय पत्रकार RK आनंद और सुपर्णा शर्मा ने पुलित्जर प्राइज 2026 इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी में इन्होंने जीता है। प्रमुख स्थल की बात कर ले तो सिक्किम की मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा देख लेना। तो सिक्किम का 51वां राज्य दिवस मनाया गया है 16 मई को सिक्किम का, और 16 मई 1975 का भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना था। यहाँ पे अगला देख लीजिए मानेकशॉ सेंटर की बात कर लो तो ये विजय सेठ दिल्ली छावनी के मानेकशॉ सेंटर में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन करेगा, ये 9 से 10 मई। इंदौर भारत की अध्यक्षता के तहत इंदौर जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे तो आटाकामा रेगिस्तान, ये चिली के आटाकामा रेगिस्तान के सतह से 2 मीटर नीचे बैक्टीरिया, आर्किया और DNA युक्त सूक्ष्मजीवी पारिस्थितिकी तंत्र पाया गया है। आटाकामा पृथ्वी का सबसे शुष्क गर्म रेगिस्तान है, ध्यान रखना। हजारीबाग झारखंड में है और झारखंड का हजारीबाग जिले में भारत सरकार द्वारा भारत का पहला एकमात्र, ध्यान रखना, पर्ल फार्मिंग क्लस्टर चुना गया है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख सैन्याभ्यास थोड़ा सा देख लो, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, बिहार की एग्जाम का फेवरेट है। तो देखो भाई प्रेसीजन गाइडेड मिसाइल की बात कर लो तो यह जो है DRDO ने कुरनूल के पास एक परीक्षण रेंज स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन से लॉन्च किया जाने वाली प्रीसीजन गाइडेड मिसाइल V3 के विकास परीक्षणों का सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस मिसाइल को हवा से ज़मीन और हवा से हवा दोनों मोड में स्थापित किया गया था। यह मुख्य रूप से टैंक रोधी भूमिकाओं के लिए जो है ना डिजाइन किया गया है। अगला है यहाँ पे देख लो, अगला यहाँ पे है भाई टैक्टिकल एडवांस रेंज एंड ऑगमेंटेशन। तो ये क्या है भाई, तो यहाँ पे 7 मई को और भारतीय वायुसेना ने उड़ीसा तट पर टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, जिसे हम लोग तारा कहते हैं ना, हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। जागुआर विमान से छोड़े गए तारा भारत का पहली स्वदेशी गाइडेड हथियार प्रणाली था। यह अनगाइडेड बमों को बढ़ी हुई रेंज और सटीकता वाली प्रीसीजन गाइडेड है ना मोनिशन में बदल देती है। DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा विकसित इस प्रणाली ने IAF की स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता को मजबूत किया। चर्चित पुस्तक अभी थोड़ा सा अपनापन शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख दिवस, उसका थीम यहाँ पे दिन है, दिवस और उसका थीम है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था मजदूर दिवस का, जरा सा देख लीजिएगा तो इंश्योरिंग हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट इस बार का थीम था। साइको सोशल है, माफ़ी चाहता हूँ। इस बार का जो थीम था एक रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो भाई साइको सोशल है, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे लगा कि साइकोलॉजिकल है, नहीं ये साइको सोशल है, माफ़ी चाहता हूँ। देखो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। इस बार का जो थीम था यहाँ पे देख लीजिएगा, तो इंश्योरिंग हेल्थ साइको सोशल वर्किंग इन्वायरमेंट इस बार का थीम था। ठीक है,
3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। आप सबको पता है इस बार का जो थीम था तो शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, मानवाधिकार, विकास, सुरक्षा के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना इस बार का थीम था। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, ये एक बार देख लीजिएगा। एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर फॉर जो है एवरीवन विथ अस्थमा स्टिल एंड अर्जेंट नीड इस बार का थीम था। 7 मई को जो है आप सबको पता है विश्व एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। 8 मई को विश्व जो है ओवेरियन कैंसर दिवस मनाया जाता है। नो वुमेन लेफ्ट बिहाइंड इस बार का थीम था, ठीक है। उसके बाद 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, तो एक बार देख लीजिएगा। ये बुकलेट दूंगा तो ये सब एक बार सरसई निगाहों से जैसे 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है ना, इस बार 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, तो इसका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा देख खेल परिदृश्य एक बार आप खुद से देख लीजिएगा, बुकलेट दे दूंगा, ठीक है ना। तो एक बार सरसई निगाहों से देख लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं ये करवा ही देता हूँ, क्या बोलेगा सर नहीं करवाया हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। हाँ, रितिका श्री बनी पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर, है ना। तो रितिका श्री बनी पहली, इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ की है ये? तमिलनाडु की है। तमिलनाडु के रहने वाली रितिका श्री जो पैसे से मैकेनिकल इंजीनियर है, ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनी है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 हुआ है। तो देखो भारतीय मुक्केबाज शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 27 पदक जीते हैं। कितने? 27 पदक जीते हैं, ठीक है, जिसमें 9 स्वर्ण शामिल है, जिसमें लड़कियों का प्रदर्शन 7 स्वर्ण 2 रजत 5 कांस्य पदक जीते हैं, है ना। अंजू, सोनिया, तन्वी बनी चैंपियन। तो ये लड़कों का प्रदर्शन 2 स्वर्ण यश कुमार और मोहम्मद यशासर द्वारा सहित कुल 13 पदक जीते। अगर यहाँ पे देख लो, थॉमस कप 2026 बैडमिंटन से संबंधित है। भारत ने ब्रॉन्ज के साथ किया समापन। तो देखो भाई, सेमीफाइनल में फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराकर भारत का खिताब, है ना, रथ को रोक दिया और टूर्नामेंट के इतिहास में यह भारत चौथे कांस्य पदक जीता, ठीक है ना। तो पहले बार 1952 में, 55 में और 1979 में जीता था भारत। फिर से इस बार भारत कांस्य पदक पे ही अपना कर लिया। अगला है यहाँ पे प्रियांशी वेलिसेट्टी ने बजाओ चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में रजत पदक जीता है। तो एक बार देख लीजिएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 हॉकी सीरीज़ में भोपाल में समापन हुआ, है ना। भारत टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-3 से ड्रॉ खेला है सीरीज़, आप देख लो एक बार। ये है 8वां सैफ महिला चैंपियनशिप 2025 फुटबॉल है, ये गोवा में आयोजित किया गया। भारत इस प्रतियोगिता में सबसे सफल टीम जिसे अब तक का 5 बार खिताब हासिल किया। जैनिक सिनर 48 साल बाद, है ना, इटालियन ओपन टेनिस जीतने वाले पहले, है ना, इतालवी खिलाड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी इटली के जैनिक सिनर ने फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को सीधे सेटों में कितना, तो 6-4 और 6-4 से हराकर खिताब जीता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे है भाई, तो राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, भारतीयों को, है ना, स्वर्णिम प्रदर्शन। तो समोआ में भारतीय वेट लिफ्टर ने 4 स्वर्ण पदक जीता है। अगला यहाँ पे देख लो भाई, एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 अब गांधीनगर में आयोजित किया गया, गुजरात के गांधीनगर। भारत ने कुल 10 पदक जीता, इसमें एक रजत है और 9 कांस्य पदक जीते हैं। ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं की 53 kg स्नैपर स्पर्धा में भारत के लिए जो है मात्र 1 रजत पदक जीता है। गुरविंदर सिंह की बात कर ले, यहाँ पे देख लो भाई, तो रांची में आयोजित फेडरेशन कप में पंजाब स्प्रिंटर गुरदीप सिंह ने 100 मीटर के दौर में मात्र इतना सेकंड में 10.09 सेकंड में यह पूरा किया। तो यहाँ पे आपने देख लिया। वन लाइनर जो है ये आप खुद से एक बार देख लीजिएगा, बुकलेट दे दूंगा।